Hello friends, a very warm welcome to all of you. My name is Naman Jain and in today's lecture we will be discussing composition of the budget. So आज का जो हमारा टॉपिक है बजट रिलेटेड है और बजट का हम बेसिक जो कहते हैं अकाउंट्स वो समझने जाएंगे अंडर कॉम्पोजिशन एंड दिस इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी. सो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे परफेक्शन IAS यूट्यूब चैनल पर. My name is Naman and I'll be discussing today composition of the budget. Now this particular topic can be useful for you if you are, let's say, trying to understand the budget itself, and if you are studying, let's say, union budget, this can be quite helpful. Plus, even if you are studying for state PCS exams and if you are looking at state budget, है ना, अगर आप किसी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट का बजट देख रहे हैं, मान लीजिए यूपी का बजट देख रहे हैं या बिहार स्टेट का बजट देख रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको जानकारी मिलेगी कि कोई भी सरकार जब अपना बजट लिखती है तो किस प्रकार से किस अकाउंट के अंडर किस तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है. सो दिस विल गिव यू अ बिट ऑफ क्लैरिटी ऑन दैट टर्म्स. ओके, दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस वीडियो लेक्चर. और इसको हम जनरली कैटेगराइज करते हैं अंडर फिस्कल पॉलिसी. ठीक है. नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी टॉक ऑफ यूनियन बजट, जब हम केंद्र सरकार के बजट की बात करते हैं और यूनियन बजट की बात करते हैं, सो यूनियन बजट इन इंडिया बाय फार इज़ मोर और लेस अ डेफिसिट बजट. आप जनरली ये टर्म सुनेंगे कि केंद्र सरकार ने एक डेफिसिट बजट प्रेजेंट किया, है ना. डेफिसिट का मतलब क्या है कि जब हम सरकार के खर्चों को देखेंगे, एक्सपेंडिचर्स को देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट. So expenditures of the government, they by far exceed the revenue of the government. So expenditures exceed the receipts part. कि सरकार के खर्चे ज़्यादा हैं जबकि आमदनी जो रिसिप्ट्स है सरकार की that is on a lesser degree, right? So इस रिसिप्ट्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है और बोरोइंग ही गवर्नमेंट का जो बजट है उसको पूर्ण करेगी, उसको कंप्लीट बनाएगी, जिसकी वजह से सरकार एक्सपेंडिचर्स कर पाएगी. ठीक है. सो जब भी आप बजट देखने जाएं, बजट में यू आर गोइंग टू एनकाउंटर 3 प्रोमिनेंट डेफिसिट्स. 3 तरह के डेफिसिट्स की बात की जाएगी वहाँ पर. क्या है ये 3 प्रोमिनेंट डेफिसिट्स, देखिएगा. सो दीज 3 प्रोमिनेंट डेफिसिट्स आर गोइंग टू बी फर्स्ट रेवेन्यू डेफिसिट. इसे ही हम शॉर्ट में RD के नाम से जानते हैं, RD. And revenue deficit is nothing but revenue expenditure minus revenue receipts. Revenue expenditure minus revenue receipts. ये पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है. सेकेंड prominent deficit that you are going to encounter is fiscal deficit. फिस्कल डेफिसिट. और फिस्कल डेफिसिट को हम जनरली रेफर करते हैं एज FD. फिस्कल डेफिसिट इज रेफर टू एज FD. सो फिस्कल डेफिसिट इज गोइंग टू बी टोटल एक्सपेंडिचर्स minus, there are going to be 2 terms that will be added here. So first term will be revenue receipts. Revenue receipts of the government plus non-debt creating capital receipts. Non-debt creating capital receipts. So when you take this, जब आप इस फॉर्मूला में ये 2 टर्म्स लेंगे और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से, टोटल एक्सपेंडिचर्स में से, इट इज़ गोइंग टू गिव यू समथिंग कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट. याद रखिए, गवर्नमेंट की जो फिस्कल मार्क्समैनशिप है उसका एक बहुत अच्छा असेसमेंट यही है. मार्क्समैनशिप का मतलब कि कितना बढ़िया सरकार अपने एक्सपेंडिचर्स और रिसिप्ट्स को प्लान कर पाई है, कितना बढ़िया उसने बजट प्लान किया है, उसका एक बहुत अच्छा गॉज, एक बहुत अच्छा पैरामीटर फिस्कल डेफिसिट है अपने आप में. Then third deficit that we generally talk of, the third prominent deficit that we talk of is primary deficit. Primary deficit. PD.
एंड व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? ये क्या है प्राइमरी डेफिसिट, समझिएगा इसे. सो प्राइमरी डेफिसिट इज योर फिस्कल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट्स, माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट्स. सो अगर हम इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स निकाल दें, राइट, फिस्कल डेफिसिट में से, दैट इज गोइंग टू गिव अस समथिंग कॉल्ड एज प्राइमरी डेफिसिट. इसके अलावा एक और तरह का डेफिसिट है जिसकी बात हम जनरली करते हैं. सो देयर इज वन मोर डेफिसिट अबाउट विच वी यूजुअली टॉक ऑफ, एंड दैट डेफिसिट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ERD, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. इसी को शॉर्ट में नाम दिया जाता है ERD, एंड दैट दिस इज नथिंग बट रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस द ग्रांट्स विच आर गिवन टू स्टेट्स, grants given to states for creation of capital assets, creation of capital assets. ये है फॉर्मूला हमारे पास ERD, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का. समझिए, अगर आप हर साल बजट एट अ ग्लांस भी देखने जा रहे हैं, है ना, सरकार का बजट आता है, उसके बाद आता है हमारे पास ये डॉक्यूमेंट जिसे हम कहते हैं बजट एट अ ग्लांस. सो व्हेन यू लुक एट दिस बजट एट अ ग्लांस, ये डॉक्यूमेंट भी ये 4 तरह के डेफिसिट्स को हाईलाइट करेगा. ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट में भी आपको ये 4 तरह के प्रोमिनेंट डेफिसिट्स देखने को मिलेंगे, है ना, और इसमें नंबर्स देखने को मिलेंगे. Now when you look at this document budget at a glance, you will notice that there are 4 sets of figures that are presented there. 4 तरह के फिगर्स वहाँ पर दिए गए हैं, है ना. तो समझिए 4 तरह के फिगर्स आ भी क्यों रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं. सो वी से बजट इज बेसिकली द डॉक्यूमेंट which talks of not only the present but it also talks of past and the future. बजट अपने आप में एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको ना केवल सरकार के वर्तमान रिसिप्ट्स और खर्चों के बारे में बताएगा, पर ये आपको बीते हुए वित्तीय वर्ष मतलब पास्ट एज वेल एज अबाउट द फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसके भी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स की आपको जानकारी देगा. मतलब आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एस्टिमेट लगाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करेगी कि इतना आएगा, उसके हिसाब से नंबर्स प्रेजेंट करेगी, और जो वित्तीय वर्ष बीत चुका है उसके हिसाब से भी आपको जो है नंबर्स की जानकारी देगी. ठीक है, सो बजट एक अपने आप में ऐसा डॉक्यूमेंट है ना, बिल्कुल ज्योतिष की तरह से, जैसे कहते हैं ना कि इसको पास्ट की भी जानकारी देगा, फ्यूचर की भी जानकारी देगा और प्रेजेंट की भी देगा. कैसे देगा आप समझिएगा, है ना. So let me assume that budget is being presented on 1st of February 2023. तो इस साल का बजट प्रेजेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर ने 1st of February 2023, 1 फरवरी 2023 को. ठीक है, तो पास्ट क्या हुआ, पास्ट इज गोइंग टू बी द फाइनेंशियल ईयर विच इज नाउ ओवर. जो वित्तीय वर्ष खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है ना. तो वित्तीय वर्ष जो बंद हो गया वो कौन सा है, 2022. ठीक है ना. सो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इज माय पास्ट. सो ये फाइनेंशियल ईयर की जानकारी आपको जो मिल रही है ये एग्जैक्ट है ना, ये एक्चुअल नंबर्स हैं जो सरकार ने रिसिप्ट्स किए, एक्सपेंडिचर्स किए, उसके बेसिस पे नंबर्स प्रेजेंट कर दिए. फिर फ्यूचर क्या होगा भाई, 1 फरवरी 2023 वर्तमान है, प्रेजेंट है, तो इसके हिसाब से फ्यूचर क्या हुआ, फ्यूचर इज गोइंग टू बी फाइनेंशियल ईयर 2023-24. दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर, है ना, आने वाला वित्तीय वर्ष है ये. प्रेजेंट क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23, फाइनेंशियल ईयर 2022-23. ठीक है. सो जब आप बजट एट अ ग्लांस देखेंगे आपको 3 तरह के नंबर्स नजर आएंगे. वहां पर लिखेगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22, इसके आगे लिखेगा ए, मतलब एक्चुअल नंबर्स फिगर्स हैं ये. ठीक है, एक्चुअल नंबर्स फिगर्स हैं ये एक्चुअल नंबर्स ही हैं, यहाँ पर कोई एस्टिमेशन नहीं की गई है. जब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करेगा इसको लिखेगा एज बजट एस्टिमेट्स, बजट एस्टिमेट्स, मतलब आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने एस्टिमेट्स दिए हैं, बजट एस्टिमेट्स. और जब प्रेजेंट की बात होगी, प्रेजेंट इज गोइंग टू बी रिवाइज्ड एस्टिमेट्स.
प्रेजेंट इज गोइंग टू बी रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। अब आप कहेंगे कि सर रिवाइज्ड क्यों, सुनिएगा लॉजिक, ठीक है। रिवाइज्ड इसलिए क्योंकि 1 फरवरी 2023 तक, समझिए 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2022 से, है ना, देयर इज अ सब्सटैंशियल नंबर ऑफ मंथ्स दैट हैव पास्ड। कितने महीने बीत गए हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना। सो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स पास हो चुके हैं। मान लीजिए सरकार ने अपना बजट दिसंबर के महीने में भी बनाया, तो ऑलमोस्ट 9 महीने, 8 महीने, 9 महीने के कार्यकाल के दौरान सरकार ने कुछ अनुभव किया होगा, कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। सो सरकार ने जो एक्सपीरियंस किया कि हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, या रिसिप्ट्स मेरे पास बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, सो उसके बेसिस पर कुछ रिवीजन कर सकता है। रिवीजन किस पे कर रहा है? पिछले साल के जो बजट एस्टिमेट्स दिए थे उसमें कर रहा है। मतलब जब 1 फरवरी 2022 को बजट दिया होगा, तो उस टाइम पर फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग टू बी, फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर वुड बी 2022-23, जो आज की डेट में वर्तमान हो चुका है, प्रेजेंट हो चुका है, यही है। सो जब यहाँ पर बजट एस्टिमेट्स दिए थे, बीई बजट एस्टिमेट्स, इन बजट एस्टिमेट्स में संशोधन करेगा, कुछ चेंजेस लेके आएगा, उसे ही प्रेजेंट करेगा एज रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, ठीक है। ये कॉलम भी बजट में माइंड यू दिया होता है ना। तो जो 4 कॉलम आपको दिए गए हैं, देखिएगा ध्यान से, ऊपर 4 कॉलम दिए गए हैं। तो वो जो 4 कॉलम दिए गए हैं उसमें आपको यही नंबर नजर आएंगे। एक में एक्चुअल दिया गया होगा, दूसरा बिल्कुल एक्सट्रीम, चौथा होगा वो बजट एस्टिमेट्स होगा, जो दूसरा कॉलम होगा वो ये होगा बजट एस्टिमेट्स, उस पर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सो देयर आर 4 सेट्स ऑफ नंबर्स दैट आर गिवन देयर। नाउ व्हेन यू आर रीडिंग अप द बजट, विच सेट ऑफ नंबर्स कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। कौन से नंबर्स आपके लिए मेजरली इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको देखने ही हैं, है ना। सो आप ये रिवाइज एस्टिमेट ज़रूर देखिए, ये रिवाइज एस्टिमेट ज़रूर देखिए, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि गवर्नमेंट ने प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में कैसा परफॉर्म कर रही है। सो गाइज, व्हेन यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, राइट, सो व्हेन यू सी दीज, देयर आर 4 कॉलम्स दैट आर गिवन इन बजट एट अ ग्लांस एंड दे आर एज एक्चुअल, then they would present you with budget estimates that were presented in last budget itself, है ना। तो पिछले बजट से ही बोरो करके उन्होंने बजट एस्टिमेट दिए होंगे, उसी में कुछ रिवाइज एस्टिमेट प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, एंड देन दे वुड प्रेजेंट यू विद बजट एस्टिमेट्स फॉर द फोर्थ कमिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आपको नंबर्स फिर से दिए गए होंगे, ठीक है। तो 4 तरह के नंबर्स मिल रहे हैं, जिसमें से आपको रिवाइज देखना ही है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको करंट स्टेट पता लगेगी गवर्नमेंट के लिए, सो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। प्लस यू कैन ऑल्सो लुक एट फ्यूचर, ये भी देख सकते हैं आप, है ना। बट यहाँ से कुछ ज़्यादा डिराइव नहीं करने को मिलता, क्योंकि इसमें हमें पता है रिविजन होगा ही होगा, है ना, नंबर्स ऊपर नीचे जाएंगे जाएंगे। सो यू डोंट नीड टू फ्रेट टू मच ओवर इट, इस पर कुछ बहुत ज़्यादा डीपली देखने की ज़रूरत नहीं है। डीपली किसे देखें? इसको देखिए, पास्ट वाले को। सो यहाँ से पता चलता है गवर्नमेंट एक्चुअली कितना, गवर्नमेंट ने रिसिप्ट्स आए, गवर्नमेंट ने कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कहाँ पर कितना खर्चा हुआ। सो दिस विल गिव यू अ मच बेटर जजमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स पोजीशन इन दैट फाइनेंशियल ईयर, ओके। नाउ व्हाई आर वी स्टडिंग कॉम्पोजिशन ऑफ द बजट, है ना। लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन टू यू कि भाई हम कॉम्पोजिशन ऑफ द बजट पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो समझिए कि ये जो टर्म्स हमने लिखी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स मैंने लिखा है ना। फिर आई हैव रिटन नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, देन आई हैव रिटन इंटरेस्ट पेमेंट्स, है ना, एंड देन आई हैव आल्सो रिटन डाउन दिस ग्रांट्स। सो ऑल ऑफ दीज टर्म्स you will get to understand when you look up the composition of the budget. ये सारे टर्म्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब कहाँ समझ में आता है? ये आपको तब समझ में आएगा, आप डिराइव भी कर पाएंगे इनफैक्ट ये सारे फॉर्मूलाज को, कहाँ पर? when you look at the composition of the budget itself, okay. Thereby composition of the budget is the primary, you can say foremost, the most important thing that you need to understand overall when you are reading up the budget, ठीक है। So composition of the budget will always comprise of 2 accounts. जब भी आप बजट को देखने जाएंगे तो सरकार अपने बजट को 2 हिस्सों में विभाजित करेगी, ठीक है। यही यूपीएससी मेंस में उसने क्वेश्चन भी पूछा था। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अंडर विच गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिवाइड इट्स ट्रांजैक्शंस। सो कॉम्पोजिशन ऑफ द बजट, दिस विल कंप्राइज ऑफ 2 अकाउंट्स। कौन से 2 अकाउंट? पहला है हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट,
and the second one is called capital account. Second one is called capital account. पहला रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट. अब इन दोनों अकाउंट्स को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है. सो रेवेन्यू अकाउंट विल बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, right? And then capital account will also be further subdivided under two accounts as capital receipts and capital expenditure. कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, अब आप समझिएगा इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू अकाउंट्स. सो रेवेन्यू अकाउंट इज बेसिकली द डे टू डे अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट. ये जो रेवेन्यू अकाउंट है ये क्या है अपने आप में, ये रेवेन्यू अकाउंट दिस इज मेजरली डे टू डे अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब डे टू डे बेसिस पर जो भी रिसिप्ट्स आएंगे, है ना, जो भी पैसे की प्राप्ति हो रही है डे टू डे बेसिस पे, सरकार कहाँ लिख देगी, उसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स में लिख देगी. और डे टू डे बेसिस पर जो खर्चे हो रहे हैं वो कहाँ लिखेगी, उसको लिख देगी अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. राइट. सो दिस इज डे टू डे अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, वेयर एज कैपिटल अकाउंट इज मोर लाइक अ लंप सम अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट. दिस इज मोर लाइक अ लंप सम अकाउंट, लमसम अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट. लमसम अकाउंट का मतलब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी वो सालों में एक बार हो रही है ना, या पूरी लाइफ टाइम में एक बार हो रही है. तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस जो बड़े मैग्नीट्यूड की हैं उनको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, दे विल बी रिकॉर्डेड अंडर कैपिटल अकाउंट. ठीक है. नाउ रिमेंबर व्हेनेवर यू सी रेवेन्यू अकाउंट में व्हाटएवर ट्रांजैक्शंस आर देयर दे विल नॉट लीड टू either creation of assets or dilution of assets. So जितनी भी transactions हैं यहाँ पर, transactions do not lead to creation or dilution of assets, whereas transactions in this account they lead to creation or dilution of assets. आई थिंक आप मेरी बात अब समझ ही गए होंगे. यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनसे ना तो असेट क्रिएट हो रहा है अपने आप में, राइट, ना ही सरकार की जेब से, है ना, सरकार की जेब से कोई असेट जा रही है, सरकार का शेयर जा रहा है उस असेट में से, है ना. सो ट्रांजैक्शंस इस नेचर की नहीं होंगी रेवेन्यू में. जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस है या तो उसमें क्या हो रहा है, अगर प्राप्त हो रहा है, अगर गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है इसका मतलब डाइल्यूशन हो रहा है एसेट का, और अगर असेट क्रिएट हो रहा है तो सरकार की जेब से पैसा लग रहा है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ रहा होगा. सो इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस है ना, नेचर के हिसाब से हम बेसिकली रिकॉर्ड करते चलेंगे. ओके. ऑल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू लुक एट ट्रांजैक्शंस हियर, these transactions are going to be more of repetitive nature. ये ट्रांजैक्शंस जो होंगी ये अपने आप में repetitive nature की होंगी. बार बार हो रही हैं, महीने दर महीने हो रही हैं, है ना, या 3 महीने में एक बार हो रही है. जबकि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस है they do not have a repetitive nature. repetitive nature नहीं है, recurring transactions नहीं है ये, है ना. ये हुई once in a blue moon. मान लीजिए सरकार ने किसी कंपनी के शेयर्स बेचे, मान लीजिए LIC के शेयर्स जो है डाइल्यूट करे, तो सालों में एक बार किए, उसकी वजह से पैसा आया, रिसिप्ट्स आए. या सरकार ने ज़मीन की नीलामी करी, उस लैंड की ऑक्शन की वजह से जो पैसा आया वो एक बार आया, है ना. ऐसा नहीं है कि महीने दर महीने आ रहा है, ऐसा नहीं होगा. सो रेपिटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी यहाँ पर, रिकरिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी यहाँ पर. यहाँ पर रेपिटेटिव और रिकरिंग ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेंगी. ठीक है.
अब समझिएगा, हमें अगर सरकार का बजट समझना है, कॉम्पोजिशन समझना है, सो आई हैव ब्रोकन इट डाउन इनटू सिंपली 4 अकाउंट्स। मैंने केवल और केवल 4 अकाउंट्स में इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। क्या है ये 4? पहला मुझे नजर आ रहा है, फर्स्ट आई कैन सी इट इन द फॉर्म ऑफ revenue receipts. So I can understand what is revenue receipts. I can look at the account and understand. Second, I can look at revenue expenditure. Third, I can simply look at capital receipts. And then fourth, I can look up at capital expenditure. And when I look at these 4 accounts and I look at what are the set of transactions that are present, I will be able to understand, you know, I will be very easily able to understand what is the composition of the budget. ठीक है, तो समझना मैंने क्या किया आपके लिए, सिंप्लीफाई कर दिया इसको 4 अकाउंट्स में ब्रेक डाउन करके, कि 4 अकाउंट समझ लिए तो पूरा पूरा कॉम्पोजिशन समझ में आ गया, कॉम्पोजिशन समझ में आ गया तो डेफिसिट्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलो, सो एक एक करके लेट्स लुक एट ऑल ऑफ दीज 4 अकाउंट्स। ओके, सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट दैट आई हैव इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। Now guys, revenue receipts, this comprises of tax receipts as well as non-tax receipts. इसमें 2 तरह की ट्रांजैक्शंस आती हैं। पहला क्या है? पहला तो है हमारे पास टैक्स रिसिप्ट्स। ठीक है, और दूसरे एंड पर क्या है हमारे पास? नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। And remember, tax receipts are the ones which are the major part of this account. So इस account में majorly जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो tax receipt से ही आ रहा है। So under tax receipts we have 2 kinds of taxes, 2 types of taxes from which government gets its money. So first is direct tax receipts. Direct tax receipts. And second is indirect tax receipts. Indirect tax receipts. So 2 तरह के हमारे पास टैक्स रिसिप्ट्स है, आपने पढ़ा ही है। टैक्सेस 2 तरह के हैं, एक है जो प्रत्याशित कर है, डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट्स, डायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरा है अप्रत्याशित, तो अनडायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट्स, है ना। सो 2 तरह के टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल अगर देखना चाहे तो डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल हमारे पास हो सकता है द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स। सो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स both of them, they are example of direct tax receipts, whereas for indirect tax receipts I can have examples in the form of custom duty, example in the form of GST, goods and services tax. So these are all indirect taxes. So इन taxes को लगा के जो सरकार के पास डे टू डे बेसिस से पैसा आ रहा है उसे सरकार यहाँ पर लिख देगी। ठीक है ना। सो एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट लेट मी गो बैक टू नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या हैं? ठीक है, सो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आई हैव 5 कंपोनेंट्स, 5 तरह के कंपोनेंट्स हैं मेरे पास। पहला कंपोनेंट आता है इसमें, वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज द component of money that government is going to receive in the form of dividends from different sets of its companies. तो सरकार के पास जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी कंपनीज हैं, है ना, उन कंपनियों से साल में कमाया गया जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को दिया जाएगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड्स। सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी दैट कंपोनेंट, डिविडेंड्स फ्रॉम PSUs, PSEs, public sector enterprises, public sector utility companies. Second is going to be interest income. Interest income received
ऑन लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ऑन लोन्स दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने कुछ लोन्स दिए, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए या फिर कुछ बॉडीज़ को दिए, और उन पर जो इंटरेस्ट की प्राप्ति हुई सरकार यहाँ लिख देगी। सो दिस इज इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ऑन लोन्स दैट आर गिवन बाय द गवर्नमेंट टू लेट्स से स्टेट गवर्नमेंट्स और इवन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देन थर्ड वी हैव फीस, फाइन, यूजर चार्जेस। फीस, फाइन, user charges imposed by the government for providing various services, for providing various services। so for example सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आ रहा है? मान लीजिए जुडिशरी ने कुछ फाइन इम्पोज किया, सो जज ने केस में फाइन इम्पोज किया, सो वो फाइन का पैसा जब भरा जाएगा तो किसके पास आएगा? केंद्र सरकार के पास आएगा। केंद्र सरकार उसे अपने बजट में लिखेगी, क्यों? फाइन के रूप में वो पैसा वसूला गया है। ठीक, सिमिलरली ऐसे ही मान लीजिए सरकार कई जगहों पर फीस लगाती है। सो यूपीएससी ने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया, सो यूपीएससी एग्जामिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म की फ़ीस जमा करी, है ना, तो क्या आएगा? फीस में जमा हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करी, फीस में आ गया, है ना। सो इस तरीके से मल्टीपल जगह से गवर्नमेंट जो है फीस इम्पोज कर रही है, फाइन्स कलेक्ट कर रही है। साथ ही साथ कुछ यूज़र चार्जेस भी गवर्नमेंट इम्पोज करती है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने पार्किंग बनवाई, है ना, पार्किंग में हमने गाड़ी लगाई तो गाड़ी के हिसाब से, है ना, जो भी हम पैसा पे कर रहे हैं पार्किंग के लिए, दैट मनी इज़ बीइंग कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ यूज़र चार्जेस। गवर्नमेंट ने मान लीजिए टॉयलेट्स बनवाए, है ना, सो उस पर कुछ चार्जेस कलेक्ट कर रही है, so that will also come under user charges. So all of these fees, fine, user charges, they will be categorized under this heading. Then fourth component is going to be grants that are received by the government. Grants received by the government from time to time. तो सरकार को समय समय पर जो ग्रांट्स मिली, बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिली, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिली, है ना, ग्रांट्स समझिए कोई भी रीपेमेंट लायबिलिटी कैरी नहीं करती हैं, है ना, किसी पर्पज़ के लिए दी गई, अब सरकार इन्हें यूटिलाइज करेगी उस पर्पज़ को अचीव करने के लिए। सो ग्रांट्स दे डू नॉट कैरी एनी काइंड ऑफ रीपेमेंट लायबिलिटी, मतलब ग्रांट्स पर सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं चुकाना। ठीक है, तो हम लोन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली ग्रांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। Then fifth component is going to be the income that comes from the mint. So ये क्या पैसा है? Income from the mint, समझिएगा इसे। So in our country we have fiat currency, right? Fiat currency का मतलब fiat currency में वैल्यू दी जाती है by some authority. So RBI के गवर्नर नोट पर हस्ताक्षर करते हैं, साइन करते हैं, इस वजह से उस पर वैल्यू आती है। वरना 500 रुपये का नोट, मतलब 500 रुपये के नोट को बनाने में क्या 500 रुपये का मटेरियल यूज़ हो गया है क्या? नहीं, है ना। सो 500 रुपये का नोट को प्रिंट करने में लेट्स से गवर्नमेंट को 5 रुपीज़ 6 रुपीज़ लगा, सो बचा हुआ जो 494 रुपीज़ है ना, या 494 रुपीज़ है या 493 रुपीज़ है, जो भी सरकार को पड़ा, है ना, मान लीजिए 6 रुपये पड़ा या 7 रुपये पड़ा, उसके हिसाब से जो भी डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज बेसिकली इनकम ऑफ द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट रिसीव्स ऑन द बेसिस ऑफ मनी दैट इज प्रिंटेड फ्रॉम द मिंट। तो जितने करेंसी मिंट ने छापी उसके हिसाब से, है ना, सरकार ने कुछ पैसा दिया मिंट को, मान लीजिए 6 रुपये दिया कि भैया 6 रुपये के हिसाब से आपने नोट बना लिए 500 के। अब वो 1000 नोट अगर छपे हैं, है ना, तो सरकार को लागत कितनी आई? 6000 रुपये। लेकिन खर्च सरकार करेगी, तो जब खर्च करेगी तो बचा हुआ जो डिफरेंस अमाउंट है वो क्या है? सरकार की इनकम है। ठीक है ना। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1000 इंटू लेट्स से सरकार को 6 रुपये पड़ा, सो 494 रुपीज़, सो दैट इज़ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द मिंट। उसको यहाँ लिख देगी सरकार कि भाई इतनी करेंसी छपी थी, इतनी हमारी लागत आई, उसके हिसाब से ये हमारी इनकम निकल के आ रही है। ठीक है ना। सो दैट इज़ नॉन टैक्स रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। So this is the overall
फर्स्ट अकाउंट विच इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये है सरकार का पहला अकाउंट, है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये है सरकार का बाय द वे डे टू डे रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, डे टू डे रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार को रेगुलर बेसिस पे मिल रही है ना, डे टू डे रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो पैसा है ये कोई असेट बेच के नहीं आ रहा है, देखिए ध्यान से, कोई भी असेट बेच के नहीं आ रहा है, रेगुलर बेसिस पे सरकार के पास आता रहेगा, महीने दर महीने आता रहेगा। ठीक है, दो पार्ट्स हमने डिवाइड किए थे, टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्सेस को एक तरफ ले गए, मैंने बताया कि मेजरली इस अकाउंट में पैसा जो आता है वो आपको कहाँ नजर आएगा, यू विल फाइंड इट मेजरली इट इज कमिंग फ्रॉम टैक्स रिसिप्ट्स ओनली। और टैक्स में भी ज़्यादातर आपको हिस्सा कहाँ नजर आना चाहिए, है ना, यहाँ नजर आएगा डायरेक्ट में। ठीक है, हालांकि जीएसटी के आने से इनडायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट्स भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ठीक है, सो टैक्स रिसिप्ट्स इज द वन विच मेजरली कंट्रीब्यूट्स टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ज़्यादातर हिस्सा रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मिलेगा और फिर कुछ हिस्सा आपको नॉन टैक्स रिसिप्ट्स का मिलेगा। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में भी अगर आप देखें तो 5 कंपोनेंट्स हैं, डिविडेंड्स फ्रॉम पीएसयूज है, इंटरेस्ट इनकम है, फीस फाइन यूजर चार्जेस है, ग्रांट्स है और साथ साथ इनकम फ्रॉम द मिंट है। आप पूछे इन पांचों में से मेजरली कौन सा है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है एज अंडर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, आई वुड से इट इज मेजरली दिस फर्स्ट कंपोनेंट। ये पहला कंपोनेंट जो है डिविडेंड्स फ्रॉम पीएसयूज, ये है मेजरली जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है अंडर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। ठीक है ना, सो ये हुआ हमारा पहला अकाउंट जिसे हम कहते हैं revenue receipts of the government. Now guys, let me take you to the second account which is revenue expenditure. Revenue expenditure is the day-to-day expenditure of the government. ये है सरकार का day-to-day expenditure of the government. एक और बात याद रखिएगा, ये जो हम जिसको रेवेन्यू अकाउंट कह रहे हैं, रेवेन्यू अकाउंट इज ऑल्सो एट टाइम्स नोन एज करंट अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसी को कई बार करंट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। सो आप इसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी कह सकते हैं, साथ साथ इसे आप करंट रिसिप्ट्स भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो करंट रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसी प्रकार से ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा करंट एक्सपेंडिचर भी है। So this can also be current expenditure of the government. ठीक है, so revenue expenditure, current expenditure is basically day-to-day expenditure of the government, and this expenditure in itself comprises of, first is developmental expenditure, and the second component is non-developmental expenditure. Non-developmental expenditure. अब ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स. This is the expenditure which is spent by the government on providing various socio-economic services. Socio-economic services like health, education, irrigation. So expenditure of the government on providing various socio-economic services like health, education, irrigation, etc. हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन एट्सेट्रा. सो अगर सरकार कुछ मान लीजिए हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए कुछ खर्चा कर रही है, जैसे हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, डॉक्टर्स रखे हुए हैं, सैलरीज दे रहे हैं, सब कुछ दे रही है, लेकिन पेशेंट के उपचार में एक मेजर हिंड्रेंस आ रहा है, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पेशेंट, है ना. हम देख पा रहे हैं कि लोग आ तो रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं.
क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं? हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव नहीं कर रहे हैं उस जगह के। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर दवाइयों की अवेलेबिलिटी नहीं है भी तो बहुत महंगी हैं। तो सरकार क्या करेगी, मान लीजिए अब उसी हॉस्पिटल के बगल में फार्मेसी खोल ले, जहाँ पर फार्मेसी के थ्रू मेडिसिन प्रोवाइड करना शुरू कर दे कम दामों पर, जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करना शुरू कर दे। सो वो जो खर्चा हुआ वो क्या कर रहा है, हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव कर रहा है, बेटर बना रहा है ना। सो हेल्थ सर्विसेज के अंडर लिख देंगे दैट दिस इज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग वेरियस हेल्थ सर्विसेज। सिमिलरली मान लीजिए एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने जो है बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म दिया, बच्चों को जो है बैग दिया, बच्चों को बुक्स दी, है ना, या स्टेशनरी प्रोवाइड कराई। सो दैट विल बी अगेन रिटन हेयर। देन अंडर इरिगेशन लेट्स से क्लीनिंग अप ऑफ कैनाल्स, है ना। कैनाल क्या होते हैं? कैनाल्स व्हेन दे कैरी वाटर दे ऑल्सो कैरी सिल्ट विद देम, सो दे विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ सिल्टेशन। मतलब कैनाल है ना, मान लीजिए समय के साथ क्या होगा, पानी पहले इनिशियली इसमें पानी बह रहा है, ठीक है। सो मेजरली इट इज़ वाटर विच इज़ फ्लोइंग इनिशियली, बट एज टाइम पासेस देर इज़ गोइंग टू बी मोर एंड मोर ऑफ सिल्ट दैट कम्स इन, है ना। समय के साथ क्या होगा, सिल्ट आनी शुरू हो जाएगी इसमें। तो सिल्ट क्या होगी, डिपॉजिट होगी। सो मान लीजिए सिल्ट डिपॉजिट हो रही है, लेट मी शो इट विद लेट्स से ब्लैक ओनली। सो सिल्ट इज गेटिंग डिपॉजिटेड हियर। नाउ एज सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड, वाटर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कैनाल डिक्रीजेज। इसकी पानी कैरी करने की कैपेसिटी कम होगी, और जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे कम एरिया को इरिगेट कर पाएगी। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, ये सारा सिल्ट हटाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डीसिल्टेशन। अब डीसिल्टेशन कराने में पैसा लगेगा, है ना, लेबर डिप्लॉय किया जाएगा। सो एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर दैट इज डन ऑन डीसिल्टेशन ऑफ कैनाल्स in order to improve irrigation services in the area, right, will again be written under expenditure of the government on providing various socio-economic services. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट अंडर डेवलपमेंटल इज गोइंग टू बी एक्सपेंडिचर ऑन maintenance and repair of assets of the government like roads, railways, bridges, highways, expressways। तो सरकार के पास जो भी असेट्स हैं एटसेट्रा, सरकार के जो भी असेट्स हैं, असेट्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, जैसे रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, है ना, कई बार यार्ड्स होते हैं। सो इफ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग सम काइंड ऑफ मनी ऑन मेंटेनेंस ऑफ दीज एसेट्स, दैट विल ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड अंडर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसे भी डेवलपमेंटल के अंडर ही कैटेगराइज कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये दो तरह के एक्सपेंडिचर आएंगे हमारे डेवलपमेंटल के अंडर। देन वी हैव नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। अगर आप देखेंगे तो आपको देखने में मिलेगा कि नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है ना। इस अकाउंट का ज़्यादातर हिस्सा यही ले जाता है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। सो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट कंप्राइजेज ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। क्या क्या हैं ये कंपोनेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सो दिस इज बेसिकली एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। जो व्यवस्था है उसको मेंटेन करने के लिए, है ना, कि लॉ प्रिवेल करे, लॉलेसनेस ना हो जाए, रोग एलिमेंट्स ना क्रिएट हो जाए, है ना, राइट्स ना हो, इस सब चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को के ऊपर जो खर्चा जो सरकार कर रही है, दैट इज ऑल अंडर एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर अंडर दिस हेडिंग। सेकेंडली, गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू स्पेंड मनी ऑन मेंटेनिंग द डिफेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, और इसके लिए सरकार को खर्चा करना पड़ेगा डिफेंस पे। सो एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, तो सरकार का जो भी खर्चा है डिफेंस से रिलेटेड वो सरकार यहाँ लिख देगी, ठीक। थर्ड, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन सब्सिडीज, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू द पीपल। सो जो भी सरकार ने सब्सिडीज दी जनता को, है ना, जैसे मान लीजिए फ्यूल पे दी, फूड पे दी, इरिगेशन में दी, सीड्स पे दी,
ये सारी की सारी सब्सिडी कहाँ लिख दी जाएगी, यहाँ लिख दी जाएगी। तो जो भी सरकार सब्सिडीज दे रही है ना, दैट इज गोइंग टू बी कैटेगराइज्ड अंडर दिस एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज। याद रखिए भारतीय बजट में, मतलब हमारी केंद्र सरकार का अगर आप बजट देखेंगे तो ये सब्सिडीज ही अपने आप में दिस इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 3% ऑफ जीडीपी। ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है 3% ही, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर जनरली आप देखेंगे दिस इज क्लोज टू 3% ऑफ जीडीपी एंड दिस टेल्स यू दैट दिस इज एक्चुअली क्वाइट अ लॉट। 2.5, 2.75, 3% के आसपास अगर कोई टर्म नज़र आ रही है जीडीपी की तो अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है ये, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑल्सो। देन लेट मी कम टू द फोर्थ कॉम्पोनेंट, चौथे कॉम्पोनेंट पर आते हैं। सो fourth component is going to be the salaries, pensions that government is going to give to its employees। सरकार अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरीज दे रही है, पेंशन्स दे रही है, मतलब ये क्या है, दिस इज एक्सपेंडिचर ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सपेंडिचर ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस इज योर फोर्थ कंपोनेंट। देन फिफ्थ कंपोनेंट है हमारे पास इसमें एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स दैट आर मेड बाय द गवर्नमेंट, मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो भाई सरकार ने, केंद्र सरकार ने कुछ लोन्स लिए, अब उन लोन्स को चुका रही है, कैसे, इंटरेस्ट के रूप में। तो जो इंटरेस्ट पे कर रही है ना उन लोन्स पे, प्रिंसिपल हटा दीजिए, जो इंटरेस्ट पे कर रही है उसको कहाँ लिखेगी, यहीं लिख देगी, ठीक है। एंड देन लास्टली देयर विल आल्सो बी ग्रांट्स दैट आर गिवन, ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अगर केंद्र सरकार ने कुछ राज्य सरकार को या किसी यूनियन टेरिटरी को ग्रांट्स के रूप में कुछ पैसा दिया, उसे भी यहीं पर लिख देगी अंडर नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी समझिएगा मैंने इन दोनों को अलग अलग कलर से क्यों लिखा है, बिकॉज सी वी आर गोइंग टू यूज इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, हम इसको यूज़ करने वाले हैं, साथ ही साथ हम ये ग्रांट्स को भी यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला में, ठीक है। सो फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव केप्ट देम एज सेपरेट, ठीक है। सो ये हुआ हमारा सेकंड अकाउंट। मैं रिपीट करता हूँ, सेकंड अकाउंट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, डे टू डे एक्सपेंडिचर्स और करंट एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब डेली बेसिस पे सरकार कहाँ पर पैसा खर्च कर रही है। सो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पर, नॉन डेवलपमेंटल, ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगराइजेशन नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये जो हम लिख रहे हैं सरकार इसके बिना भी कर सकती है, हो सकता है सबको एक जम्बल्ड फॉर्म में लिख दे, ये दो हेडिंग लिख दे और फिर ये सारी हेडिंग्स लिख दे, और डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल ये क्लासिफिकेशन ना करे। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। जो रेवेन्यू और कैपिटल था दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है कि जब भी सरकार अपना बजट प्रेजेंट करेगी वो अपने ट्रांजैक्शंस को रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट के अंडर प्रेजेंट करेगी। बट ये क्या है, ये नॉर्म है एक तरह से, है ना, कि मतलब अकाउंटिंग में हेल्प कर रहा है, ये हमें ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर अकाउंटिंग कन्वीनियंस के लिए जो हमने क्रिएट किया है इसे एज डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। डेवलपमेंटल जिसमें हमने दो चीज़ें रख ली हैं, any kind of expenditure of the government on providing various socio-economic services like health, education, irrigation, etc. And second being any kind of expenditure on maintenance, repair of assets of the government. Assets being your road, railways, highways, etc. और फिर हमने ये लग दिया नॉन डेवलपमेंटल में लॉ एंड ऑर्डर पर जो खर्चा किया, डिफेंस पर जो खर्चा किया, सब्सिडीज़ पर जो खर्चा हुआ, सैलरीज, पेंशन मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा हुआ, इंटरेस्ट पेमेंट्स जो की गई लोन्स के ऊपर, और grants which are given to states and union territories. So guys, next account that we are going to look into is going to be capital receipts. So अगला account का नाम है हमारे पास capital receipts. This is going to be our third account. Capital receipts. Now guys, remember capital receipts is, or capital account moreover is a lump sum account.
है ना। इसमें क्या है, जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं, वंस इन अ ब्लू मून वाली ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं जो सरकार कर रही है, उनको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। सो ये क्या होगा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी लम्प सम रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। या सो दिस इज गोइंग टू बी लम्प सम receipts of the government, and these receipts, guys, mind you, will carry some kind of repayment liability। ये सरकार के पास जो पैसा आ रहा है उस पर कुछ ना कुछ, है ना, लाइबिलिटी अराइज हो रही है गवर्नमेंट के लिए। मतलब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बोरोइंग्स की बात आएगी, ठीक है। सो लम्प सम रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड most of these receipts carry repayment liability। मतलब कुछ ना कुछ देनदारी है, आज आ तो जा रहा है लेकिन इस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी समय में आगे जाके चुकाना है इंटरेस्ट के साथ, तो कुछ रीपेमेंट लायबिलिटी है, ठीक है। ग्रांट्स की तरह फ्री मनी नहीं है ये कि गवर्नमेंट के पास आया, गवर्नमेंट ने रख लिया, यूटिलाइज कर लिया, नहीं। दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ रिसिप्ट, दिस इज सिंपली अ रिसिप्ट विच कैरी सम काइंड ऑफ रीपेमेंट लायबिलिटी। एंड माइंड यू, मोस्ट ऑफ देम कैरी रीपेमेंट लायबिलिटी ना। नंबर्स में आपको दिखाऊंगा एंड में, तो आपको और समझ में आएगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि ज़्यादातर यहाँ पर रीपेमेंट लायबिलिटी कैरी करती हैं। नाउ व्हाट आर दीज रिसिप्ट्स? सो देर आर मेजरली 4 रिसिप्ट्स हियर, ठीक है, 4 रिसिप्ट्स। व्हाट आर दीज कैपिटल रिसिप्ट्स? सो द वेरी फर्स्ट कैपिटल receipt that I have is receipts from disinvestment और privatization of PSUs। सरकार ने क्या किया, अपनी जो कंपनियां थी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, उनके शेयर बेच दिए या फिर उन्हें पूर्ण रूप से प्राइवेटाइज ही कर दिया, तो उससे जो पैसा आया उसको यहाँ लिख देगा। सो रिसिप्ट्स फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSUs। या PSEs, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, है ना। तो चाहे सरकार प्राइवेटाइजेशन करे या फिर सरकार जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जाए, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कुछ स्टेक बेचने जाए, उस केस में जो भी पैसा आएगा वो यहाँ रख देगी, ठीक है ना। आप समझ भी सकते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून क्यों है, क्योंकि सरकार रोज़ अपनी कंपनियों के शेयर नहीं बेचती, है ना। कभी 10 साल में एक बार, 20 साल, 25 साल, 40 साल में एक बार कभी उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर बेचने उतरेगी। सेकंड, रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एसेट्स लाइक, किस प्रकार के एसेट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? वी आर टॉकिंग ऑफ एसेट्स लाइक, लेट्स से गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, है ना। तो सरकारी बिल्डिंग्स या फिर सरकारी फैक्ट्रीज या फिर माइंस हो गई, खदान हो गई, माइंस, स्पेक्ट्रम हो गया। सो इस तरह की जब असेट्स सरकार क्या करे, लीज आउट कर दे, है ना। लीज आउट कर दिया और उसके एवज में कुछ पैसा मिल रहा है आज, वो सारा रिसिप्ट कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। देन थर्ड, रिकवरी ऑफ पास्ट लोन्स, रिकवरी ऑफ पास्ट लोन्स। तो सरकार ने जो पहले कुछ लोन्स दिए हैं, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए, यूनियन टेरिटरीज को दिए, अब उन लोन्स का प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है तो उस प्रिंसिपल को यहाँ लिखेगा, ठीक है। गाइस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है, सुनिएगा। हम लोन्स की जब बात करते हैं ना, तो लोन्स में 2 कंपोनेंट हैं, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट है और दूसरा है उसका इंटरेस्ट, ठीक है। सो इस अकाउंट में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम प्रिंसिपल अमाउंट की बात करते हैं। प्रिंसिपल जो मूलतः दिया गया है ना, तो जो मूल पैसा है वो आ रहा है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। दिया जा रहा होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगा, लेकिन इसी लोन का जब इंटरेस्ट होगा उसकी बात हमने कहाँ करी है? वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए आप ध्यान से, जब ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर हमने बात करी इंटरेस्ट इनकम की,
तो ये जो सरकार ने लोन दिए थे उन पर जो इंटरेस्ट आया समय समय पर, उसको यहाँ लिखा था। सिमिलरली सरकार ने जो लोन लिए खुद, उस पर जो इंटरेस्ट चुकाया है ना, उसको हमने यहाँ लिखा था, यहाँ रिकॉर्ड किया था। अब जो लोन रिकवर हो रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट को वापस कहाँ नोट डाउन कर रहे हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर देगा। ठीक है। फोर्थ कंपोनेंट क्या होगा? फोर्थ कंपोनेंट इज गोइंग टू बी द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। फोर्थ कंपोनेंट इज गोइंग टू बी बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार ने जो पैसा उधार लिया, बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। और देखिए सरकार मल्टीपल जगहों से पैसा उधार लेती है और खासकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेती है देश के, है ना। सो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मेजरली जहाँ जहाँ से भी जो भी कुछ बोरो किया उस साल, उसे यहाँ लिखना है, राइट। सो बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सो ऑल दैट अमाउंट इज टू बी रिटन हेयर। ठीक है ना। इस पर जो इंटरेस्ट चुका रही है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखा है, अभी दिखाया मैंने आपको, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसको यहाँ वापस रिकॉर्ड करेंगे। सो ये 4 मेजर ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है। अब इसी में ही एक और फंडा समझिएगा, इन चारों में से, है ना, ये 4 ट्रांजैक्शंस जो मैंने लिखी हैं ABCD, इनमें से ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें आपको साक्षात, जिसमें आपको बिल्कुल एक्सप्लिसिटली, है ना, डेब्ट क्रिएट होता दिख रहा है? ध्यान दीजिएगा, राइट। सो आई कैन सी दैट देयर इज वन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वेयर डेब्ट इज गेटिंग क्रिएटेड डायरेक्टली, साफ दिख रहा है ना। और वो कौन सा है? वो ये है कि भाई सरकार ने उधार लिया, जैसे उधार लिया ऑटोमेटिकली डेब्ट क्रिएट हो गया, है ना। सरकार ने उधार लिया, डेब्ट क्रिएट हो गया। अब इस पर रीपेमेंट लायबिलिटी है, दिख रही है साहब। इन तीनों पे हाँ टैंजिबल टर्म्स में हो सकती है कि भैया सरकार ने जो है टाइम टाइम पे PSEs को कुछ पैसा दिया होगा, तो कुछ लायबिलिटी है ना, पालन पोषण करने की जिम्मेदारी है, लेकिन टैंजिबल है नहीं, साक्षात नहीं दिख रही है, इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट रूप में नहीं दिख रही है। सिमिलरली सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें भी नहीं दिख रही है एक्सप्लिसिटली हमें। ऐसे ही तीसरे में देखेंगे पास्ट लोन्स, इसमें भी नहीं है कि ऐसा कुछ सर्विस करना पड़ रहा हो, ये तो लोन्स हैं, रिकवरी हो गई इनकी, है ना। लेकिन एक जगह जहाँ पर दिख रहा है हमें साफ डेब्ट क्रिएट होता हुआ, वो ये है। सो अगर मैं आपसे पूछूं डेब्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट एंड नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट क्या है, सो उस 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इन ट्रांजैक्शंस को, वेयर आई कैन से दीज 3 आर नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स, non-debt creating receipts, whereas this one is a debt creating receipt. Yes, बिल्कुल explicitly debt ही create कर रही है. So this is a debt creating receipt. ध्यान क्यों देना है समझिएगा वो फंडा भी। भाई ध्यान इसलिए देना है क्योंकि जो फार्मूला है हमने फिजिकल डेफिसिट के फार्मूला में ये यूज़ किया है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट। तो मैंने यहीं पर ट्रांजैक्शंस में ही आपको लिख के दिखा दिया कि नॉन डेप्ट कौन सी है और डेप्ट क्रिएटिंग कौन सी है। सो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स मेरी पहली 3 आ रही हैं, ठीक है। आखिरी वाली डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट है, साफ नज़र आ रहा है हमें। ये हुआ हमारे पास अकाउंट नंबर 3, है ना। यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है, क्या लिखी है, दैट मोस्ट ऑफ दीज रिसिप्ट्स कैरी रीपेमेंट लायबिलिटी। मोस्ट ऑफ दीज रिसिप्ट्स दे कैरी रीपेमेंट लायबिलिटी। इस बात को हम चेक करेंगे, मैं आपको इस साल के बजट के नंबर्स दिखाऊंगा और आपको उसमें देख के समझ में आएगा कि इस अकाउंट में अगर 100 रुपये आ रहा है तो 100 में से, है ना, मोस्टली 90% से ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, चौथे से आ रहा होगा, रीपेमेंट लायबिलिटी होगी उस पर, है ना। वो चीज़ मैं अभी आपको दिखाऊंगा नंबर्स एंड फिगर्स के थ्रू, ठीक है, तो बने रहिएगा। नेक्स्ट आते हैं अकाउंट नंबर 4 पे, चौथे अकाउंट पे। चौथा अकाउंट हमारे पास क्या है, चौथा अकाउंट है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो माय फोर्थ अकाउंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। Capital expenditure is basically lump sum expenditure of the government. This is lump sum expenditure of the government. सरकार का लम सम एक्सपेंडिचर है, मतलब मोस्टली यही एक्सपेंडिचर सरकार जो कर रही है, बड़े अमाउंट्स के जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो यहाँ लिखा जाएगा, राइट। एंड रिमेंबर दिस एक्सपेंडिचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स। यही वो एक्सपेंडिचर है ना। दिस एक्सपेंडिचर इज द वन ऑन द बेसिस ऑफ विच असेट्स आर क्रिएटेड। असेट्स आर क्रिएटेड।
ठीक है। इसी एक्सपेंडिचर के आधार पर जब सरकार इसमें आप देखेंगे ना नंबर बढ़ता हुआ, तो आपको ये भी दिखेगा कि आने वाले समय में सरकार ज़्यादा असेट क्रिएशन के लिए जा रही है। तो इसमें नंबर बढ़ना अच्छा है। अगर इसमें नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब सरकार डे टू डे ज़्यादा पैसा ना खर्च करके असेट क्रिएशन में ज़्यादा पैसा लगा रही है, ठीक है ना। सो दिस एक्सपेंडिचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एसेट्स इन द इकोनॉमी विच इज़ एक्चुअली गुड, राइट। अब इसमें क्या आएगा, इसमें 3 तरह के ट्रांजैक्शंस आएंगे। सो दिस विल कंप्राइज ऑफ 3 ट्रांजैक्शंस। व्हाट आर दीज 3 ट्रांजैक्शंस? ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, है ना। 3 ट्रांजैक्शंस आर गोइंग टू बी हियर। व्हाट आर दीज 3 ट्रांजैक्शंस? द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट विल कम हियर इज गोइंग टू बी रीपेमेंट ऑफ द पास्ट लोन्स। सरकार ने जो पुराने पैसे मतलब जो उधार लिया था, पुराने लोन्स जो थे उनको रीपे किया गया, मतलब उनका प्रिंसिपल अमाउंट चुकाया गया। सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी रीपेमेंट ऑफ पास्ट लोन्स। सरकार ने जो उधार लिया, लोन्स लिए, अब उन्हें चुका रही है, ठीक। मान लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर चुका दिया वापस, यहाँ रिकॉर्ड कर देगी कि हमने ये हमने उधार चुका दिया। सो रीपेमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ पास्ट लोन्स। देन सेकेंड क्या आएगा यहाँ पर? सेकेंड थिंग इज गोइंग टू बी द लोन्स विच आर गिवन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। लोन्स given to states, union territories, है ना, from time to time। सो जो भी सरकार ने उधार दिया स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, जनरली ये उधार किस लिए दिया जाता है? किसी प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है ना। जैसे इस बार हमने देखा कि सरकार ने भद्रावती रिवर के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, अपर भद्रा के लिए सरकार ने इस साल के बजट में अलग से ऐलान किया है दैट वी आर गोइंग टू गिव अवे दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इन दिस ईयर्स बजट, है ना। सो अपर भद्रा के प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेट को उधार दिया, सो उसके रिस्पेक्ट में जो दिया गया उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। सो ऐसे ही सिमिलरली अगर मान लीजिए किसी और स्टेट को दिया, यूपी स्टेट को दिया, बिहार स्टेट को दिया, सो उसको हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे दैट दिस इज द कंपोनेंट ऑफ मनी गिवन टू स्टेट ऑफ बिहार फॉर द पर्पज ऑफ दिस, है ना, बाय द सेंटर। तो उस मनी की ट्रांजैक्शन को यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। और तीसरा क्या आएगा यहाँ पर? थर्ड component is going to be any kind of expenditure that is done on infrastructure. So third component is expenditure on infrastructure. ठीक है जी। अब ध्यान से टेक योर टाइम, है ना, आई वुड से टेक योर टाइम, गो थ्रू ऑल द 4 accounts carefully, right, and feel it that whether you have understood each and every bit of components that I have explained you under these accounts or not. हर component, हर account के अंदर जो मैंने components बताए हैं, क्या आपने सारे एक एक समझ लिए हैं? तो बढ़िया है ना। नहीं समझे तो एक बार समझिएगा, वहाँ जाके मैंने हर पॉइंट को बारीकी से एक्सप्लेन किया है ना। इससे आपको समझ में आएगा सरकार कैसे अकाउंट लिख रही है। एक बार ये समझ आया देन बजट बिकम्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो गाइज, एज आई वॉज टेलिंग यू, लेट मी ऑल्सो शो यू द क्वेश्चन दैट वॉज आस्क्ड इन 2021 मेन्स बाय यूपीएससी। सो मेंस में ये क्वेश्चन फ्रेम किया था यूपीएससी ने, और सवाल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन था डिस्टिंग्विश बिटवीन, 2 चीज़ें दे रखी हैं, कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। सो यू हैव टू डिस्टिंग्विश, यू हैव टू टेल एग्जैक्टली व्हाट इज रेवेन्यू बजट, व्हाट इज कैपिटल बजट, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड अंडर ईच ऑफ देम, है ना। किसका कितना ट्रांजैक्शन पीरियड रहता है, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या रहता है। तो आपने वो बेसिक चीज़ें समझानी है। और फिर उसके बाद जो पूछा है कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ दीज बजट्स, है ना। यही जो कंपोनेंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, यही कंपोनेंट्स पूछे गए हैं कि भाई जो कंपोनेंट्स हैं हर बजट में वो आपको कंपोनेंट समझाने हैं। सो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर यू कैन इवन एक्सप्लेन इट इन वन, और एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन आई मीन आई हैव डिवाइडेड इनटू सब कंपोनेंट्स, यू कैन ऑल्सो डिवाइड इनटू सब कंपोनेंट्स एंड यू कैन एक्सप्लेन देम कि देखिए रेवेन्यू अकाउंट में ये आएगा और कैपिटल अकाउंट में ये आएगा, ठीक है। सो इस पर यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था। देखिए बिल्कुल पूरा स्टैटिक है क्वेश्चन, है ना, कोई करंट से लेना देना नहीं। मेंस में सवाल पूछा 2021 में, ठीक है। सो उस पॉइंट से दिस टॉपिक इज़ पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिएगा कि स्टैटिक पार्ट भी सब्जेक्ट का उतनी ही क्लैरिटी से पता हो हमें, ओके गाइस। सो वी हैव बेसिकली अंडरस्टूड I mean each and every bit of component of these accounts. Next our task is
the formulas that we had written down for different set of deficits, we want to basically understand those deficits, and not just understand, I want you guys to actually calculate these deficits with me. ठीक है, और उसके लिए मैं एक छोटा सा आपके लिए एक एक्सरसाइज लेकर आया हूँ. So I am going to show you the budget at a glance of this year, है ना, and it will comprise of all those numbers, 4 set of numbers that I had told you earlier in this video. So you are going to look at actual numbers, budget estimates given last year and revised estimates, so on and so forth, and we shall calculate. हम एक set of numbers pick कर लेंगे revised estimates और उस पर हम निकाल के भी देखेंगे, ठीक है ना, जो हमने formulas लिखे थे. So let me show you budget at a glance of this year. So guys, ये है हमारा budget at a glance, ठीक है, budget at a glance. और सारे numbers यहाँ पर किस में दिए गए हैं, रुपए करोड़ में दिए गए हैं. तो जैसे ये लिखा है ना, ठीक, 21,69905. सो आप समझिए ये 21 लाख करोड़ है ये, है ना. यूनिट 10 से काउंट करें ना, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, ठीक है. सो ये क्या है, 21 लाख करोड़ की बात हो रही है, ठीक है. सिमिलरली ऐसे ही कैपिटल रिसिप्ट्स में 16 लाख करोड़ की बात हो रही है. टोटल रिसिप्ट्स देखें तो 37.9 लाख करोड़ की बात हो रही है. टोटल एक्सपेंडिचर भी वही आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है करोड़ की बात हो रही है, सो हमने इसे लाख करोड़ में कर लेंगे. सिंपली 5 प्लेसेस इधर से काउंट कर लीजिएगा, हो जाएगा काम. नाउ व्हाट आई वांट यू गाइज टू अंडरस्टैंड इज, फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड यू दैट दिस विल गिव यू अ बिट ऑफ आइडिया अबाउट पास्ट. अब देखिए ये रहे पास्ट के नंबर्स, है ना, क्योंकि ये एक्चुअल्स है, क्योंकि 1 फरवरी 2023 को आ रहा है ये नंबर. 1 फरवरी 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट किया, है ना. तो पास्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 2021-22 हो गया, फाइनेंशियल ईयर जो ख़त्म हो चुका है. फिर बजट एस्टिमेट नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं शॉर्ट में BE. ये वाले बजट एस्टिमेट्स कब के हैं, ये पिछले साल के बजट में दिए गए थे यहाँ पे, है ना, 2022-23 जब लास्ट ईयर बजट प्रेजेंट हुआ. तो इसको तो सिंपली कॉपी पेस्ट कर दिया सेकेंड कॉलम को. थर्ड, दिस इज़ योर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, ये नया है. जैसे ये भी इस बार के बजट में, ये भी इसी बार के बजट में दिखाई दिया. रिवाइज्ड एस्टिमेट, रिवीजन किस पर, इस पे. सो जो लास्ट ईयर सरकार ने नंबर दिए, जैसे सरकार ने कहा कि भाई हमें लगता है रेवेन्यू रिसिप्ट कितने आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 22 लाख करोड़ के आएंगे. अब सरकार कह रही है कि नहीं, देखिए जो हमें नज़र आ रहा है, दोज रिवाइज एस्टिमेट्स आर गोइंग टू बी समवेयर क्लोज टू 23.48 लाख करोड़, 23.48 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे. पहले कह रही थी 22.04 लाख करोड़ के आसपास रहेगा, है ना. तो ये रिवीजन किस पर है, ये इसी पर है, बजट एस्टिमेट पे. नेक्स्ट बजट एस्टिमेट्स दे दिए. बजट एस्टिमेट्स कब के हैं, ये आने वाले, मतलब ये क्या है, दिस इज योर फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर, दिस इज योर फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर, आने वाला वित्तीय वर्ष, उसके लिए नंबर्स दे दिए, ठीक है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर्स. रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जो मैंने पहला बताया था आपको अकाउंट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स. सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट्स कितने हैं, 23.48 लाख करोड़, 23.48 लाख करोड़. एक बार लिख देते हैं जाके, रेवेन्यू रिसिप्ट्स 23.48 लाख करोड़ है. सो लेट मी राइट दिस हेयर दैट माय रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज 23.48 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें से टैक्स रिसिप्ट्स हमारे पास कितने नजर आ रहे हैं. सो टोटल टैक्स रिसिप्ट्स गवर्नमेंट स्टेट कर रही है कि भाई टैक्स रेवेन्यू नेट टू सेंटर, टैक्स रेवेन्यू कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 20.86 लाख करोड़, 20.86 लाख करोड़ रुपए, है ना, 20.86, जबकि 2.61 2.61 लाख करोड़ रुपीज़ आ रहा है नॉन टैक्स रेवेन्यू. ये मैंने आपको समझाया भी था कि ज़्यादातर कहाँ से आता है, कर से आता है, ठीक है ना, ज़्यादातर पैसा कर से आता है. तो 20.86 एंड 2.61, 20.86 is coming from tax receipts. So tax receipts कितना दे रहे हैं, let me write this in red. Tax receipts are giving 20.86 lakh crore, whereas non-tax receipts is giving you 2.61 lakh crore, है ना. दोनों को जोड़ेंगे तो नंबर वही निकल आएगा, है ना. दोनों को जोड़ेंगे तो नंबर 23.48 लाख करोड़ के आसपास निकल आएगा, ठीक है. यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट में बात होती है, सो यू कैन यूज़ दिस सिंबल कि अप्रॉक्सीमेटली इतना निकल के आ रहा है, ठीक है ना. सो बिल्कुल रुपए पैसे का हिसाब नहीं करना, अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है ना. सरकार भी एस्टिमेशन ही कर रही है टू इट्स लेवल बेस्ट.
Then next, as you move along, next you will understand, next we come to revenue expenditure. अब आप कहेंगे सर इसमें revenue expenditure तो दिख नहीं रहा exactly. देखिए ध्यान से है यहाँ पर, है ना. When you come to this 10, ये क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें रेवेन्यू अकाउंट में एक्सपेंडिचर ये है. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? टोटल एक्सपेंडिचर 41.87 लाख करोड़ का है, जिसमें सरकार कह रही है 34.58 मेरा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है. सो दिस इज 34.58, है ना. 34.58 क्या, वो 59 ही है. सो 34.58 is revenue expenditure. 34.58 लाख करोड़ is revenue expenditure. ये है सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है जी. अब क्या नज़र आ रहा है कि भाई सरकार डे टू डे बेसिस पर कमा कितना रही है? इट इज़ जस्ट 23.48. खर्च कितना कर रही है डे टू डे बेसिस पर? दैट इज़ मच हाई, 34.58 लाख करोड़. और यहीं से निकलता है हमारा पहला डेफिसिट. अगर आपको याद हो, दिस विल गिव अस द वेरी फर्स्ट डेफिसिट. पहला डेफिसिट हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट डेफिसिट वाज रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट RD, which was equal to revenue expenditure, revenue expenditure minus revenue receipts, minus revenue receipts. ठीक है. अब नंबर्स को रखिए. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 34.58 लाख करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 34.58 लाख करोड़, एंड दिस इज 23.48. सो 34.58 लाख करोड़ माइनस 23.48 लाख करोड़, कितना निकल के आएगा? यस, 23.48 लाख करोड़ था ये. से कितना निकल के आ रहा है नंबर? ऑलमोस्ट 11.10 लाख करोड़ रुपीज़ इज़ द रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट. सो अप्रॉक्सीमेटली कितना रेवेन्यू डेफिसिट निकल के आ रहा है सरकार का? 11.10 लाख करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू डेफिसिट निकल के आ रहा है सरकार का. अब आप इस नंबर को जज भी कर सकते हैं. देखिए हमने क्या निकाला और इन्होंने क्या निकाला. देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, राइट, लेट मी इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस. सो देखिए ये है मेरे पास राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, और वो कितना निकल के आ रहा है? ऑलमोस्ट 11.10. सो 11.10 लाख करोड़ रुपीस निकल के आ रहा है राजस्व घाटा, है ना. अब आपको ये फ्रैक्शन में भी नंबर नजर आ रहा है 4.1, ये भी हम निकाल सकते हैं. ये क्या है? दिस इज सिंपली रेवेन्यू डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, है ना. दिस इज सिंपली रेवेन्यू डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP. ओके. सो नंबर हमारा वही फाइनल निकल आया. लेट्स गो बैक. सो आई हैव सिंपली हैव टू टेक दिस नंबर. हमें ये लगाना है फॉर्मूला, रेवेन्यू डेफिसिट न्यूमरेटर में, GDP डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई किससे कर दें? 100 से. मल्टीप्लाई किससे कर दें? सिंपली 100 से. ठीक है. सो गाइज GDP क्या था देश का? देखिए अप्रॉक्सीमेटली सरकार कहती है GDP देश का है 271 लाख करोड़. 270 से लेकर 271 लाख करोड़ के बीच आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों ही नंबर ठीक है ना. अप्रॉक्सीमेट ही किया आता है GDP के लिए भी. सो यू कैन सिंपली डिवाइड दिस नंबर विद, लेट्स से 270.5 ले लो यार बीच में. 270.5 लाख करोड़ इंटू 100, है ना. लाख करोड़ कट जाएगा. और जब आप इसे डिवाइड करेंगे, है ना, आप देखिएगा नंबर आपका 4.1 के आसपास ही निकल के आएगा. 4.1 4.0 समथिंग ही निकल के आएगा. ठीक है. सो ये क्या है? दिस इज सिंपली रेवेन्यू डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP. मैं नाम बता दूं इसको कैसे बोलते हैं. इसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, एज अ परसेंटेज ऑफ GDP. ठीक है. इसी तरीके से बाकी सारे डेफिसिट्स के लिए भी हम इसे कैलकुलेट करेंगे. अब बात समझिए, है ना. नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बजटिंग, दिस नंबर शुड नॉट बी वेरी हाई. ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए,
क्योंकि ये क्या है, ये डे टू डे डेफिसिट है, मतलब सरकार के पास रोज़ कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है। साफ नज़र आ रहा है कि नंबर पॉजिटिव में है, बड़ा भी है ना। 4.1 इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, राइट। बट आप समझिए, government says that this number has been high in the past because of COVID, and this number, it grew very high. It was almost 7.1, 7.2 है ना during the COVID years, कि कोविड के समय ये नंबर 7 के आसपास पहुंच गया था, 6-7 के बीच में घूम रहा था। अब हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से इसे 4 के आसपास लाने की, ठीक है ना। उसमें जीडीपी भी हालांकि काफ़ी सारा साथ दे रहा है कि जीडीपी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सो यू कैन से दैट येस, government is trying its best to now reduce it down, but yes, in a normal condition, ideally, है ना, मान लीजिए अभी 5 साल बीत जाए, 6 साल बीत जाए, अब इतने समय में सरकार को इसे कम करना चाहिए। कितना कम करना चाहिए? सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ FRBM एक्ट। So Fiscal Responsibility Budget Management Act of 2003 states that revenue deficit should be down to zero. रेवेन्यू डेफिसिट सही मायनों में शून्य के बराबर होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, है ना, शून्य होना चाहिए। शून्य होगा इसका मतलब क्या है, सरकार की फिस्कल मार्क्समैनशिप बहुत अच्छी है, डे टू डे बेसिस पर सरकार बहुत अच्छा मैनेज करती है अपने खर्चे को, उतना ही खर्चा कर रही है जितना डे टू डे बेसिस पे कमा रही है, जो कि होना भी चाहिए, है ना। अब सरकार को डिफ़िकल्टी क्या होती है, गवर्नमेंट कहती है सी वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस दिस रेवेन्यू डेफिसिट डाउन टू ज़ीरो, है ना। कोशिश कर सकते हैं, बट ये 1% के आसपास घूमते हुए मिलेगा ही मिलेगा आपको। क्यों? बिकॉज इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, व्हेन यू लुक एट द नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, एक डेवलपिंग कंट्री इंडिया जैसी कंट्री के लिए जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखेंगे, है ना, ध्यान से देखिए, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंटल के लिए तो कुछ बच ही नहीं रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज बिकॉज ऑफ दिस नॉन डेवलपमेंटल कंपोनेंट। यही मेजरली वो खर्चा है जो खा जा रहा है सब कुछ, है ना, यहाँ तो कुछ बच ही नहीं रहा है इसके लिए। और ये जो खर्चे हैं, है ना, दीज आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ये सोशल इंडिकेटर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वाइटल है। तो सरकार बहुत डिफिकल्टी फेस करती है इस नंबर्स को रिड्यूस डाउन करने में, बिकॉज दीज आर अनफोर्सीन अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंडिचर्स एट टाइम, है ना। जैसे सरकार ने क्या किया भाई, पूरे साल भर बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, लेकिन साल के बिल्कुल 10वें महीने में 11वें महीने में जाके कहीं किसी स्टेट में राइट्स हो गए। अब सरकार को क्या करना पड़ रहा है, ट्रूप्स मोबिलाइज करने पड़ रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजनी पड़ रही है ना, बंदोबस्त करने के लिए वहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। उससे क्या है, सरकार का बजट बिगड़ता है। तो आप समझ रहे हैं, ये जितने भी लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस है, या सब्सिडीज़ अचानक से बढ़ गई, जैसे कोविड का टाइम पीरियड आया सब्सिडीज़ बढ़ गई, राइट। या फिर मान लीजिए जैसे सरकार के इंटरेस्ट पेमेंट्स अभी हाई चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द लोन्स दैट हैव बीन टेकन इन दैट पीरियड ऑफ कोविड। सो ऑल ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इज अनफोर्सीन एट टाइम्स, unpredictable at times, and is equally important from socio-economic security point of view. Thereby, government finds it very difficult to reduce down this expenditure, and thereby in countries like India, है ना, countries like India का मतलब ये जो developing nature की जो countries हैं, जो जा रही हैं धीरे धीरे बढ़ रही हैं तेज़ी से आगे, ये developing countries के केस में इस तरह का expenditure सरकार के लिए, है ना, पॉसिबल नहीं है कि इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दे या इसको बिल्कुल ख़त्म कर दे। आप समझ रहे हैं डिफेंस पर खर्चा क्यों करा जा रहा है भाई, क्योंकि इतने फ्रेंडली नेबर्स हैं हमारे, तो है कि नहीं, मतलब अगर वो ना हो, पाकिस्तान चाइना ऐसे फ्रेंडली नेबर्स ना हो, है ना, पीसफुल माहौल रहे, तो भाई क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने की। सो सिंपली पॉइंट ये है, ये सारे एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जिस पर सरकार को ना चाहते हुए भी खर्चा करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये था मेरा पहला डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। लेट मी टेक यू टू द सेकेंड डेफिसिट। सेकेंड डेफिसिट से पहले वापस नंबर्स की ओर चलते हैं। सो वापस फिगर की ओर देखिए, यहाँ पर हमें कैपिटल रिसिप्ट्स नजर आ रही हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स कितनी है, रिवाइज एस्टिमेट्स में दी गई हैं 18.38 लाख करोड़, 18.38 लाख करोड़। इसमें अब ध्यान से देखिए, दो आपको जो है सब हेडिंग्स, 3 सब हेडिंग्स दी गई हैं। पहला दी गई है रिकवरी ऑफ लोन्स, फिर दी गई है अदर रिसिप्ट्स, और फिर दिया गया है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। अब ध्यान से देखिए बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज कितना है, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज कितना है। सो 18.38 लाख करोड़ टोटल है कैपिटल रिसिप्ट्स, जिसमें से 17.55 लाख करोड़ इज योर बोरोइंग्स। दिस इज द रीजन व्हाई आई वाज सेइंग दैट मोस्ट ऑफ द रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स कैरी रीपेमेंट लायबिलिटी, है कि नहीं भाई। 18 साढ़े 18 लाख करोड़ में से 17.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे हैं,
भैया बोरोइंग से आ रहे हैं, तो ज़्यादातर क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स किस नेचर की हैं, वो बोरोइंग्स के नेचर की हैं, जिस पे अपने आप रीपेमेंट लायबिलिटी है। सो 18.38 एंड 17.55। So this is 18.38 lakh crores, है ना, and this is your borrowings is 17.55 lakh crores. Borrowings is approximately 17.55 lakh crores. ठीक है ना गाइस, तो ये बात भी हमारी सत्य हो गई कि भैया ज़्यादातर इनमें क्या है, वो अपने आप में लायबिलिटी कैरी कर रही है, जिसकी वजह से हमें अकाउंट बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको एक और बात भी समझनी है इसमें, दैट एज दिस नंबर रिमेन्स हाई, जैसे जैसे ये नंबर हाई रहेगा ना, ठीक है, इसकी वजह से जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगी कहाँ पर, अकाउंट नंबर 2 में, वो भी हाई रहेंगी। सो ये जो हमने पीछे देखा, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, दिस विल ऑल्सो रिमेन हाई। कितना है वो भी मैं नंबर आपको दिखाता हूँ। सो इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, देखिए ये दिया गया है 11वें नंबर पे। सो इंटरेस्ट पेमेंट्स कितना है, दैट इज क्लोज टू 9.4 लाख करोड़। 9-9.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास सरकार केवल और केवल इंटरेस्ट पेमेंट में चुका रही है। 9.4 लाख करोड़। सो इंटरेस्ट पेमेंट्स इज, दिस इज 9.4 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेटली 9.4 लाख करोड़। ठीक है, सो दिस नंबर इज गोइंग टू रिमेन हायर, understand this number shall remain higher. Why this is going to be higher? Because as we are borrowing more year on year basis, this number will tend to increase, है ना। क्या होता है, आप इस साल अगर उधार ले रहे हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो पहले ही इंटरेस्ट कट के आपको लोन का अमाउंट मिलता है। आपने मांगे 100 रुपये, लेकिन 100 रुपये नहीं मिलेंगे, पहले ही उसका जो इंटरेस्ट होगा वो चला जाएगा। सो मान लीजिए इंटरेस्ट का 7 रुपये था, तो वो कट गया पहले ही, 93 आपके हाथ में आया। अब इस 93 पर इंटरेस्ट आपको कब से देना होगा, इंटरेस्ट शैल बी पेएबल फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो वो वही कट रहा जा रहा है ना। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारे को बढ़ता हुआ नजर आएगा। कोशिश क्या होनी चाहिए कि भैया हम उधार ही कम करें, मतलब वहाँ पर रिसिप्ट्स कम करें, जिससे कि आने वाले समय में ये नंबर नीचे की ओर जाए, जिससे कि हमारा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो। ठीक है, ये बात दिमाग में रखनी है आपको। सो ये बात समझ में आ गई, दैट दिस नंबर इज क्लोज टू 18.38 एंड दिस इज 17.55। नेक्स्ट, व्हाट इज आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे, है ना, सो हमें कहाँ नजर आ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, अंडर टोटल एक्सपेंडिचर वी कैन सी दैट दिस 13 नंबर गिव्स अस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि टोटल एक्सपेंडिचर में से कैपिटल अकाउंट में कितना एक्सपेंडिचर किया सरकार ने, केवल और केवल 7.28 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। 7.28 लाख करोड़ रुपीस सरकार ने यहाँ खर्च किया, 7.28 लाख करोड़। $7.28 lakh crores, and this literally tells you the reality, है ना। सरकार कह रही है कि भैया हम we are trying to move towards more better infrastructure for the country, है ना, but on ground reality seems to be very different. नंबर्स में सारी कहानी छुपी है। आप देखिए बजट समझ में आ रहा है कि भैया जो खर्च कर रही है वो बहुत कम है। आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट हाउ मच इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। सी दिस एंटायर नंबर इज नॉट बीइंग स्पेंट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका कुछ हिस्सा जा रहा होगा, ये पूरा थोड़ी जा रहा है, इसका कुछ हिस्सा जा रहा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर, कुछ तो पास्ट लोन्स को रीपे करने में जा रहा है और कुछ स्टेट्स यूटीज़ को भी जा रहा है। मान लेते हैं स्टेट यूटीज़ को भी जो हमने लोन दिया, सेंटर ने जो स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज को लोन दिया, उससे भी असेट बना, फिर भी, है ना, मोटे मोटे तौर पे अगर ले, रफली अगर ले तो 6 लाख करोड़, 6.5 लाख करोड़ रुपए, है ना। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज 41.8 लाख करोड़। समझ आया कि भैया 6.5 लाख करोड़ में से 6.5 लाख करोड़ रुपए ही खर्च हो रहा है 41.87 लाख करोड़ में से ऑन क्रिएशन ऑफ एसेट्स एवरी ईयर। इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, है ना, लाख करोड़ कट जाएगा, फ्रैक्शन निकालोगे तो पता लग जाएगा हाउ मच इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रा ईयर ऑन ईयर बेसिस, कि इस साल के बजट में कितना खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। आपको नंबर नज़र आएगा बहुत ही कम। ठीक है,
So when you calculate this number, let me do this also for you. 6.5 divided by 41.87. This is close to 15.5 lakh crores. 15.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास, 15.5 15.5% के आसपास आ रहे हैं। 15.5% ही सरकार खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, है ना, विच इज़ रिलेटिवली अगेन लेस, है ना। सो ये नंबर बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। सो इतनी जानकारी हमें समझ में आई। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन एक्चुअली नाउ कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। अब हम निकाल सकते हैं फिस्कल डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? हमने फॉर्मूला लिखा था फिस्कल डेफिसिट का, इफ़ यू गाइज रिकॉल नाउ, फिस्कल डेफिसिट FD इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब निकाल के देखिए टोटल एक्सपेंडिचर्स क्या है, राइट। टोटल एक्सपेंडिचर्स अभी हमने लिखा है, टोटल एक्सपेंडिचर्स इज 41.87 लाख करोड़ रफली, 41.87 lakh crores minus what is revenue receipts? Revenue receipts is just 23.48 lakh crores. 23.48 lakh crores. है ना, प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स कितना है वो भी दे रखा है इसने खुद ही। ये दो नंबर्स को ऐड कर लीजिए, है ना। सो 0.23 या 0.24 ले लीजिए, 0.60 ले लीजिए। सो 0.24 प्लस 0.60 कितना बना ये? 0.86, है ना। 0.84 मतलब ये थाउजेंड्स में है, 1000 करोड़ है ये, है ना। दिस इज नॉट इवन लैख। सो प्लस 0.84 प्लस 0.84 लाख करोड़, ठीक। अब निकाल के देखिए। सो व्हेन यू ऐड इट, $24.32 and this has to be subtracted from 41.87, राइट। सो जब आप निकालेंगे नंबर कितना निकल के आएगा? 17.55, है ना मेरे ख्याल से। ये 3 रह गया, 3 में से 2 गया 1, सो 17.55 लाख करोड़। और ये नंबर किसके बराबर है? दिस नंबर शुड बी इक्वल टू एग्जैक्टली बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। एंड व्हाट डज दिस टेल यू? ये क्या बता रहा है? देखिए ध्यान से, ये कह रहा है कि सरकार ने, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि सरकार ने साल भर में 100 रुपये खर्च किया, ठीक। डे टू डे बेसिस पर कितना पैसा है सरकार के पास? सरकार के पास डे टू डे बेसिस पर आया मान लीजिए 40, ठीक। इसके अलावा बाकी कैपिटल रिसिप्ट से कितना आया बिना उधार के? मान लेते हैं 20। सो टोटल 60 आया, खर्चा कितना कर दिया? 100, बचा कितना है? 40 कहाँ से पूर्ति होगी भैया? बोरोइंग से होगी। सरकार उधार लेगी फिर खर्चे करेगी, तो वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फिस्कल डेफिसिट इन अदर वर्ड्स इज नथिंग बट बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। फिस्कल डेफिसिट इन अदर वर्ड्स इज नथिंग बट इट इज सिंपली बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का उधार ही है, ठीक है। अब अगर आप FRBM एक्ट के थ्रू देखने जाएं, FRBM एक्ट कहता है दैट इवन फिस्कल डेफिसिट शुड बी लो। फिस्कल डेफिसिट को भी टॉलरेबल लिमिट में रहना चाहिए, इसको भी नीचे ही रहना चाहिए, ठीक। जनरली 1.5 या 2 के आसपास की बात करता है कि 2 से नीचे रहे, दैट इज ऑप्टिमम, राइट। सो फिस्कल डेफिसिट जो है वो कितना निकल के आ रहा है? इट इज़ क्लोज टू 17.55 लाख करोड़। इसको मैं एज अ परसेंटेज ऑफ GDP निकाल सकता हूँ। सो 17.55 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय सिंपली 270.5 लाख करोड़, ये काट दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, है ना। हाउ मच आर यू गेटिंग? सो 17.55
कैलकुलेटर उठा के कर सकते हो आप लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये एक्सरसाइज सिंपली इसलिए है ताकि आपको समझ में आए। 17.55 डिवाइडेड बाय 270.5, so it is close to 6.487. so 6.49 भी ले लेंगे या 6.5 भी ले लेंगे तो चलेगा, है ना। सो ऑलमोस्ट 6.5% ऑफ जीडीपी निकल के आ रहा है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट। अब देखिए शीट में हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट हैव दे गिवन अस, वही दे रखा है, देखिए 6.4 दिया हुआ है ना, 17.55 6.4। सो हमारा नंबर बिल्कुल ठीक है, 6.4-6.5% ही जीडीपी का ये निकल के आ रहा है, ठीक है ना। सो ये भी हमने समझ में आया। लॉजिक क्या कहता है कि भैया फिस्कल डेफिसिट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। आप ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को, फिस्कल डेफिसिट में ये लिखा हुआ है। अब नंबर्स फिगर्स में हटा रहा हूँ, सो आई कैन राइट दिस फॉर्मूला एज I can write this formula as fiscal deficit being equal to total expenditure is nothing but revenue expenditure plus capital expenditure. So this is my revenue expenditure plus capital expenditure माइनस, इसको मैंने एक ब्रैकेट में रख दिया, इसको मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स अब ध्यान से देखिए, डू यू सी एनीथिंग सिमिलर, कुछ सिमिलर नज़र आ रहा है, हमने पहले कहीं देखा है, बिल्कुल देखा है। ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अगर मैं ये ब्रैकेट खोल दूं, है ना, इफ़ आई ओपन दिस ब्रैकेट व्हाट विल आई गेट, सो इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट right, this will become minus and instead of plus this will also become minus, yes or no, ये भी माइनस मिल जाएगा, ठीक। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट आर डी। सो ये क्या मिल गया, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, इसको सी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, सी आर लिख दें इसे, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। सो फिस्कल डेफिसिट की परिभाषा में रेवेन्यू डेफिसिट तो अपने आप ही नज़र आ रहा है, राइट। सो अगर रेवेन्यू डेफिसिट हमारे पास 4.1 के आसपास है, फिस्कल डेफिसिट क्या उससे कम आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। सो रेवेन्यू डेफिसिट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा। So what are the reasons for India's increase of fiscal deficit in recent years? I would say the major reason is this, revenue deficit increasing. So COVID years में जैसे जैसे revenue deficit बढ़ा वैसे वैसे fiscal deficit भी बढ़ा, जिसकी वजह से fiscal marksmanship सरकार की बिगड़ी, fiscal position बिगड़ी, है ना। आपने देखा सरकार ने taxes high maintain करके रखे, ऑयल पर, पेट्रोल डीजल पर, है ना। हमने कहा भी कि भैया बैरल ऑयल का प्राइसेस कम हो रहा है तो उसे कम कर लेना चाहिए था, और रशिया यूक्रेन वॉर होने पर जैसे जैसे प्राइसेस बढ़े वैसे वैसे बढ़ा देना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने देखा कि सरकार ने नहीं कम किए, है ना। वो क्यों नहीं कम किए, क्योंकि सरकार को समझ में आ रहा है दैट आई हैव टू स्पेंड मोर, मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ रहा है और उसकी रिकवरी कहाँ से होगी, कहीं से तो होगी, है ना। सो वही सिंपल सा फंडा है दैट फिस्कल डेफिसिट इज मेजरली ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। FRPM एक्ट क्या कहता है, FRPM एक्ट कहता है दैट दिस नंबर शुड ऑल्सो बी लो। नंबर लो कब हो सकता है, कोई पूछे आपसे कि भाई नंबर लो कब हो सकता है, तो सिंपल सा जवाब है, नंबर लो हो सकता है अगर रेवेन्यू डेफिसिट को आप गिराएं, है ना, रेवेन्यू डेफिसिट को आप कम करें। मतलब जितना बेटर आप डे टू डे मेंटेन करेंगे अपना बजट, उतना ही बेटर आपका पूरा साल भर का बजट होगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा लॉजिक आपको पकड़ के चलना है। तो ये था हमारे पास सेकेंड डेफिसिट। ओके गाइस, नेक्स्ट लेट्स ट्राई एंड कैलकुलेट प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट हमने लिखा था PD, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट्स।
माइनस दी इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है ना, जो सरकार ने इंटरेस्ट पेमेंट्स करी हैं लोन्स पर, उधार जो लिए हैं उसको निकाल दें. नाउ टू अ सर्टेन डिग्री दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट एट टाइम्स. इसको ही कहा जाता है ट्रू डेफिसिट. ट्रू डेफिसिट क्यों? बिकॉज सी whenever you are evaluating government's fiscal marksmanship, we understand that interest payments are being made on loans which may have been taken by even previous governments at times or in previous financial years. So while measuring the fiscal marksmanship of the government of that financial year, this particular parameter, primary deficit, is also quite useful. ये अपने आप में काफ़ी यूजफुल पैरामीटर बन के निकलता है ना, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि देखिए इंटरेस्ट पेमेंट्स ये तो करनी ही पड़ेंगी क्योंकि पहले टाइम पे लोन्स लिए हैं सरकार ने, है ना. तो सरकार का वो निकालने, इंटरेस्ट पेमेंट्स निकालते ही उसके बिना जो उसके बाद जो लाइबिलिटीज़ खड़ी हो रही हैं सरकार की, वो उस साल की उस फाइनेंशियल ईयर की लाइबिलिटीज़ को जताएगा. ठीक है ना. सो नंबर के टर्म से क्या आ रहा है ये? फिजिकल डेफिसिट वॉज 17.55 लाख करोड़, 17.55 लाख करोड़ रुपए, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या आया? इंटरेस्ट पेमेंट्स हमें पता है दैट इंटरेस्ट पेमेंट्स वॉज 9.40, 9.41 भी ले सकते हैं आप, 9.41 लाख करोड़. सो 9.41 लाख करोड़. ठीक, नंबर के टर्म से जब आप निकालेंगे क्या आएगा? सो 8.14 लाख करोड़ के आसपास नंबर जो है वो निकल के आएगा. अब इसे भी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी निकालें. सो पीडी, प्राइमरी डेफिसिट डिवाइडेड बाय जीडीपी इनटू 100, है ना, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं. सो 8.14 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय जीडीपी, वही 270.5 लाख करोड़ या 271 लाख करोड़ इनटू 100. ये काटा, है ना. हाउ मच डू यू गेट द नंबर एज? सो 8.14 डिवाइडेड बाय 270.5 इंटू 100. सो ऑलमोस्ट 3 के आसपास आ रहा है या 3.01 आ रहा है ना. सो 3% आ रहा है, 3% ऑफ जीडीपी ऑफ द कंट्री. अब देखेंगे नंबर कितना निकल के आ रहा है हमारे पास. सो नंबर आ रहा है 8.14 एंड 3%, 8.14 लाख करोड़ जी, 8.14 लाख करोड़ एंड 3% ऑफ जीडीपी. सो एग्जैक्टली वही निकल के आ रहा है जो हमने कैलकुलेट किया. ठीक है ना. सिमिलरली गाइज वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट दी ERD, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी निकाल सकते हैं. ये हमारे पास चौथा डेफिसिट है. So effective revenue deficit is simply RD, revenue deficit, minus the grants that have been given to the states. Grants given to states for creation of capital assets. And mind you, ERD is not something that you generally see around the globe. Effective revenue deficit ना, ये पूरी दुनिया भर में नहीं दिखेगा आपको. बाकी कंट्रीज़ की जब आप बजट देखेंगे आपको नहीं दिखेगा, है ना. ये अपने आप में ही फिजिकल इंजीनियरिंग है. और ये फिजिकल इंजीनियरिंग की गई थी व्हेन प्रणब मुखर्जी वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, है ना. हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे अपने टाइम पे, है ना, ये दिस वुड बी टाइम पीरियड ऑफ 2008-9. इस टाइम पीरियड पे इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था ERD का, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का, है ना. और वो भी क्यों दिया था? क्योंकि FRBM एक्ट के अकॉर्डिंग द टारगेट वॉज देयर ऑन फिजिकल डेफिसिट, on revenue deficit, and thereby because during the time period of 2008 global financial crisis, as government's revenue expenditure started to increase, government found it very difficult to show that our RD is declining. And at that point in time, Pranab Da, he basically came up with the idea of this concept. He said, no, we are not just going to take RD, we are also going to remove the grants that have been given by the states. लॉजिक समझिए क्या कह रहे हैं. वो कह रहे हैं ये जो पैसा हमने दिया स्टेट्स को, ये भी तो कैपिटल एसेट बनाने के लिए दिया, तो ये क्यों फिर हम कैपिटल अकाउंट, ये फिर क्यों हम रेवेन्यू अकाउंट में काउंट करें, इसको भी कैपिटल अकाउंट के अंडर ही इसको कंसिडर करना चाहिए. तो वहाँ से निकाल दो और कैपिटल अकाउंट में ऐड कर लो, है ना, जो आज के दिन सरकार करती भी है. तो वही कर रहे हैं. रेवेन्यू डेफिसिट क्या निकाला था हमने? रेवेन्यू डेफिसिट वी कैलकुलेटेड
रेवेन्यू डेफिसिट 11.10 निकाला था हमने, है ना, और ग्रांट्स जो दी जाती हैं 3.25 लाख करोड़। सो 11.10 माइनस 3.25 लाख करोड़, 11.10 लाख करोड़ माइनस 3.25 लाख करोड़, राइट। सो आपको ये नंबर कितना निकलेगा? $7.85 लाख करोड़ आएगा ये, 7.85 लाख करोड़। फिर वही कर सकते हैं, इसको परसेंटेज ऑफ जीडीपी में भी निकाल सकते हैं, है ना जी, बिल्कुल वही आ रहा है 7.85 लाख करोड़ एज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, है ना, ये नंबर नज़र आ रहा होगा आपको, 7.85 लाख करोड़। सो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी निकालना, सिंपली डिवाइडेड विद 270.5, सो डिवाइडेड विद 270.5 लाख करोड़ एंड मल्टीप्लाइड विद 100, है ना, वही निकालेंगे, वही निकल के आएगा आपके पास, है ना, 7.85 डिवाइडेड बाय 270.5 लाख करोड़, 2.90 निकल के आ रहा है। तो 2.90 एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इसी को, है ना, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को ही कई बार रियल डेफिसिट भी कहा जाता है, दैट दिस इज द रियल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। उसको ट्रू कहा जाता है, ट्रू डेफिसिट, इसको कहा जाता है रियल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, कि ये है सरकार का रियल डेफिसिट, ठीक है। सो गाइज, ये था हमारा आज का लेक्चर, है ना, जिसमें मैंने आपके साथ बात करी बजट की। आई हैव ऑल्सो टॉक्ड रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द बजट विद यू, एंड आई हैव डिस्कस्ड even the numbers and how to derive them. I have explained you that bit. I have showed you budget at a glance, components डिस्कस किए, साथ ही साथ मेंस का जो क्वेश्चन आया 2021 में वो दिखाया मैंने आपको कि क्या क्वेश्चन रहा है, ठीक है। Now what you guys can do on your own is you can actually take these actual numbers. आप इन actual numbers को ले सकते हैं और निकाल सकते हैं, है ना। जैसे इसमें आपको कुछ ट्रेंड्स नज़र आएंगे, आपको दिखेगा कि हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कम हुआ है, 4.4 से इट हैज़ कम डाउन टू 4.1। सरकार प्रोजेक्ट क्या कर रही है कि भाई आने वाले वित्तीय वर्ष में 2.9 के आसपास ले जाएगी। सिमिलरली फिस्कल डेफिसिट 6.7 के आसपास, 6.7 से जंप करा के 6.4 पे अब आने वाले वित्तीय वर्ष में 5.9 के आसपास ले जाएगी, ठीक। तो कुछ ट्रेंड्स भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये नंबर्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक्चुअल्स वाले, ठीक है। दिस विल गिव यू अ बिट ऑफ पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द बजट ऑफ द यूनियन। नाउ इन केस यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट PCS एग्जाम्स, अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं और लेक्चर देख रहे हैं, या UP PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टेट का बजट उठाइए, स्टेट के बजट में भी बिल्कुल इसी तरह की टर्म्स नज़र आएंगी, ठीक है। सो अपने स्टेट बजट के लिए वहाँ पर डेफिसिट्स निकालिएगा, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इस तरह के डेफिसिट्स निकालिएगा। उससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी और आपको ट्रेंड्स समझ में आने शुरू होंगे। सो आपकी स्टेट का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या बात कह रहा है, फिस्कल पॉलिसी किस बारे में बात कर रही है, वो चीज़ आपको इफेक्टिवली समझ में आएगी। सो लेट मी समराइज, हमने ये जो लेक्चर था वो फिस्कल पॉलिसी पे कंडक्ट किया, और इस लेक्चर में फिस्कल पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने कवर किया है। सो फिस्कल पॉलिसी में, है ना, पहला है कि रिसिप्ट्स, पैसा आता कहाँ से है, वो है मेजरली टैक्सेशन का सोर्स। फिर जब हम रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को साथ में लिखते हैं उसे कहते हैं बजट, और फिर आए हुए पैसे का जब विभाजन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, दैट इज थ्रू फाइनेंस कमीशन, है ना। सो मेजरली ये 3 टॉपिक्स रहते हैं फिस्कल पॉलिसी के अंडर। मैंने इसमें आपके लिए बजट कवर किया है ना। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस बिट। इन माई फोर्थ कमिंग क्लासेस आई विल कवर दीज टॉपिक्स ऑल्सो फॉर यू। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। जो भी आपका फीडबैक रहा हो, कैसा लगा है, यू कैन कमेंट इन द वीडियो लेक्चर बिलो, एंड डू लेट अस नो what else, what topics do you want me to bring lectures to you on. I will definitely try and build up. So do stay tuned, keep watching, and all the very best. Bye bye.